उन दोनों का मैंने इसलिए खात्मा कर दिया है कि हम यहाँ न उन्हें जिंदा छोड़ सकते थे और न ही अपने साथ ले जा सकते थे। उनसे सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि उन्होंने जूलिया, समदर और तनवीर को पकड़कर यहाँ पहुँचा दिया था। उनके मुताबिक उन तीनों ने बस टर्मिनल पर एशियाई जुबान में बातें की थी और एक एशियाई नाम समदर भी लिया गया था। चुनांचे उन्होंने उन तीनों को बेहोश करके अगवा करा लिया, लेकिन उन्हें हलाक इसलिए नहीं किया गया कि अगर हम तीनों उन्हें न मिल सके तो उनसे हमारे बारे में पूछ-गुछ कर सके। उन तीनों को शीशे वाले कमरे में बंद किया गया था जिसे ये जीरो रूम कह रहे थे। हमारे बारे में उन्हें शक उस वेटर सोबर से होने वाली मुलाकात से पड़ा था। उन्होंने उस वेटर से मालूमात हासिल कर ली और फिर हमें भी पार्क से निकलते हुए बेहोश करके अगवा कर लिया और यहाँ ले आए ताकि हम 6 को इकट्ठा जीरो रूम में रखा जाए। लेकिन यहाँ आकर हमें ले आने वाले इसलिए परेशान हो गए कि जूलिया और उसके साथी यहाँ मौजूद अफराद को हलाक करके यहाँ से निकल चुके थे। मेरा ख्याल है कि शीशा तनवीर ने तोड़ा होगा। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि जूलिया, सफदर और तनवीर उनकी गिरफ्त से तो आजाद हो चुके हैं, लेकिन उनका टारगेट अभी तक हिट नहीं हो सका। उनको टारगेट उस मशीनरी की तबाही का दिया गया था जिससे सैटेलाइट के जरिए चेकिंग की जा सकती है और हमने भी अभी अपना टारगेट हिट नहीं किया और हमारा टारगेट था चीफ मार्शल से ये कंफर्म करना कि सार्ज का हेडक्वार्टर मीराना में है भी सही या नहीं, अगर नहीं तो कहाँ है। लेकिन हम भी अभी अंधेरे में टामक टोया मारते फिर रहे हैं। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए पूरा पस मंजर और मौजूदा हालात की तस्वीर कशी कर दी। इमरान साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चीफ को यहाँ बुलवाया जाए? सालेहा ने कहा। वो यहाँ क्यों आएगा? कैप्टन शकील ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर हमें वहाँ जाना होगा, उस खुफिया क्लब में, सालेहा ने कहा। कामयाबी की उम्मीद तो कम है, लेकिन बार-बार कोशिश की जा सकती है, इमरान ने चौंक कर कहा। कौन सी कोशिश इमरान साहब? कैप्टन शकील ने पूछा। चीफ को यहाँ बुलवाने की। वहाँ खुफिया क्लब की निस्बत यहाँ उससे बातचीत करने में खासी आसानी रहेगी। तुम यहाँ ठहरो, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम चौकन न रहना। किसी भी वक्त सार्ज की कोई और टीम यहाँ पहुँच सकती है क्योंकि ये उनका स्पेशल पॉइंट है, इमरान ने कहा और एक बार फिर अंदरूनी राहदारी की तरफ बढ़ गया। साइड रूम में फोन मौजूद था। इमरान उसे पहले चेक कर चुका था। इमरान ने कुर्सी पर बैठकर रिसीवर उठाया और फिर क्राउन के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चीफ स्पेशल एरिया। चंद लम्हों बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं क्राउन बोल रहा हूँ, चीफ से बात कराओ, इमरान ने क्राउन की आवाज और लहजे में बात करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद चीफ से राब्ता कायम हो गया और इमरान ने क्राउन बनकर उसे बताया कि उसके हुक्म की तामील कर ली गई है और बाकी तीनों पाकिस्तानियों को भी जीरो रूम में पहुंचा दिया गया है। जिस पर चीफ ने ग्रेग से बात करने के लिए कहा तो इमरान ने जैगर की आवाज और लहजे में बात की क्योंकि क्राउन खुद उसे बता चुका था कि जैगर और ग्रेग दोनों भाई हैं और उन दोनों की आवाजें हैरत अंगेज तौर पर मिलती हैं। ग्रेग तो इमरान के आने से पहले ही हलाक हो चुका था, इसलिए इमरान ने जैगर की आवाज और लहजे में बात की तो चीफ ने खुद आकर पाकिस्तानी एजेंटों से मालूमात हासिल करने का खुद ही कह दिया। तो इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। इमरान ने रिसीवर रखा और मुड़कर वापस आ गया। आपका चेहरा बता रहा है इमरान साहब कि आप चीफ को यहाँ बुलवाने में कामयाब हो गए हैं, कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। हाँ, वो आ रहा है, इमरान ने कहा और फिर उसने मुख्तसर तौर पर जो बातचीत हुई वो भी बता दी। इमरान साहब, हो सकता है कि वो अपने साथ कई आदमी भी ले आए, सालेहा ने कहा। हमें बहरहाल हर तरह के हालात से निपटना पड़ेगा, इमरान ने कहा। तो सालेहा और कैप्टन शकील ने असबाब में सर हिला दिए। बेरंग और मुकम्मल तौर पर बंजर पहाड़ों में वाक़ एक छोटी सी वादी में इस वक्त 10 अफराद कतार बनाए खड़े थे। उनके जिस्मों पर सियाह रंग के सूट थे और कांधों से मशीन गनें लटकी हुई थी। वो सब बुलंद कामत और वर्जिशी जिस्मों के मालिक थे। ये 10 अफराद मुख्तलिफ यूरोपी और एक्रीमी कौमियतों के थे। उन 10 अफराद के सामने एक चौड़े जिस्म और लंबे कद का आदमी सियाह रंग का सूट पहने खड़ा था, लेकिन उसके पास कोई असला न था। ये 10 अफराद सार्ज के खुसूसी सेक्शन, जिसे स्पेशल सेक्शन कहा जाता था, के मेंबर्स थे, जबकि उनसे आगे मौजूद आदमी उनका बॉस कर्नल कौश था। ये पहाड़ी इलाका मीराना कहलाता था और इस इलाके में सार्ज का खुफिया हेडक्वार्टर बनाया गया था। सार्ज हेडक्वार्टर पहाड़ी के अंदर जेर जमीन एक छोटी सी इमारत थी जिसमें 2 बड़े हॉल और 4 ऑफिस नुमा कमरे थे। एक हॉल में मशीनरी नस्ब थी और उस मशीनरी के जरिए पूरी दुनिया में सार्ज के सेक्शंस और उनकी कारकर्दगी को मार्क किया जाता था। मीराना के इस पूरे पहाड़ी इलाके में और ऊपर तक पहाड़ों की चोटियों पर मखसूस खुफिया आलत नस्ब थे, जिनकी चेकिंग भी मशीनरी के जरिए मुसलसल की जाती थी। मीराना में दाखिल होना तो एक तरफ, मीराना के चारों तरफ मुलायका इलाके में उड़ने वाली मक्खी भी हेडक्वार्टर की नजरों में रहती थी। मशीनरी का इंचार्ज जॉहन था, जो हेडक्वार्टर का अहम तरीन फर्द था। हेडक्वार्टर का इंचार्ज कर्नल बार्क था। कर्नल बार्क उद्दड़ उमर आदमी था। कट्टर यहूदी होने के साथ साथ
क्रीमिया की सबसे अहम सीक्रेट एजेंसी का तवील अरसे तक चीफ भी रहा था। इंतहाई तजुर्बेकार होने के साथ साथ इंतहाई सख्त मिजाज और सफाक आदमी था, कतई बेलचक आदमी जो अपनी मामूली कसूर पर अपने आप को भी गोली मारने से दरेक नहीं कर सकता था। कर्नल गॉश हेडक्वार्टर का सिक्योरिटी इंचार्ज था। उसे अपने सेक्शन समेत यहाँ पहुंचे हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। इससे पहले वो और उसका सेक्शन क्रीमिया की एक रियासत में काम करता था, लेकिन फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खतरे से निमटने के लिए सार्च के बड़ों ने कर्नल गॉश और उसके सेक्शन का इंतखाब किया था और उसकी तौसीक कर्नल बाग ने भी कर दी थी, क्योंकि वो भी कर्नल गॉश से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। कर्नल गॉश उसकी एजेंसी में भी बतौर चीफ एजेंट तवील अरसे तक काम करता रहा था। कर्नल बाग जैसा आदमी भी उसकी सलाहियतों का मातरफ था। सार्च एजेंसी का वर्किंग सेटअप अलग था, जिसके 4 चीफ थे और उनके ऊपर सुपर चीफ था और फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था जिसका चेयरमैन था। ये सारे चीफ्स पॉलिसियां बनाने और यहूदियों के लिए खुसूसी मंसूबा जात बनाते और उन पर अमल दरामद कराते थे। हेडक्वार्टर का काम उस सारी कारकर्दगी को चेक करना और उनकी कारकर्दगी को दुरुस्त सिमतों में रखने के लिए उन्हें अहकाम जारी करना था। उस मशीनरी के जरिए खला में मौजूद बहुत से मखसूस सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया भर में बरोए कार आने वाले जंगी मंसूबों, बड़ी बड़ी दिफाई लेबोरेटरियों की कारकर्दगी और उनमें मुकम्मल किए जाने वाले मंसूबों की चेकिंग करना था, और ये काम हेडक्वार्टर बखूबी कर लेता था। सार्च एजेंसी यहूदियों और क्रीमियों का मुश्तरका मंसूबा था, लेकिन यहूदियों ने सिर्फ इसलिए क्रीमियन हुकूमत को इसमें शामिल किया हुआ था कि इस तरह क्रीमिया की मुखालिफत से बचा जा सकता था और उसे यहूदी अपने हक में इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहूदियों ने सार्च एजेंसी और सार्च हेडक्वार्टर में इस तादाद में यहूदी भर्ती कर रखे थे कि वो जिस वक्त भी चाहते क्रीमिया से गुलूक खलासी कर सकते थे। लेकिन सार्च का मकमा नजर पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत कायम करना था और वो गुज़िश्ता कई सालों से उसकी भरपूर तैयारी कर रहे थे। सार्च एजेंसी के तहत बेशुमार ऐसी खुफिया लेबोरेटरियां दुनिया भर में काम कर रही थी जो इंतहाई एडवांस हथियार तैयार करने की जद्दोजहद कर रही थी। सार्च एजेंसी का असल आदमी सबकी नजरों से खुफिया रहता था। उसका कोड नाम ब्लैक हेड था। उसकी सिर्फ आवाज से सार्च एजेंसी के चीफ और सार्च हेडक्वार्टर का चीफ कर्नल बाग आशना थे। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा था। अलबत्ता ये बात इसराइल के सदर से लेकर सार्च एजेंसी के तमाम चीफ और सार्च हेडक्वार्टर का चीफ कर्नल बाग भी जानता था कि ब्लैक हेड दुनिया में किसी खुफिया जगह एक ऐसा हथियार बनाने की जद्दोजहद में मसरूफ है जिसे ब्लैक हेड का ही नाम दिया गया है। इस ब्लैक हेड का जो मुख्तसर सा आइडिया उन्हें मालूम था, उसके मुताबिक खला में एक ऐसा खलाई स्टेशन कायम कर दिया गया था जिसमें इंतहाई एडवांस मशीनरी नस्ब की गई थी, और ब्लैक हेड नामी हथियार तैयार होने के बाद उस हथियार को उस खलाई स्टेशन में पहुंचा दिया जाएगा, और फिर उस ब्लैक हेड से ऐसी रेस पूरी दुनिया में मौजूद एटॉमिक असले के स्टोर्स, एटॉमिक लेबोरेटरियों और ऐसे तमाम हथियार तैयार करने वाली फैक्ट्रियों, लेबोरेटरियों में फैलाती जाएगी कि ब्लैक हेड की मदद से यहूदी जब चाहे और जिस मुल्क का भी चाहे दिफा जीरो कर सकते थे। ब्लैक हेड के जरिए मशीनरी और एटॉमिक वॉर हेड और एटॉमिक लेबोरेटरियों को मुकम्मल तौर पर और वक्ती तौर पर जाम किया जा सकता था, और अगर साथ चाहे तो पूरी दुनिया के हथियारों को बैक वक्त जाम कर सकती थी। इस तरह इंतहाई आसानी से पूरी दुनिया के दिफा को जाम करके पूरी दुनिया पर यहूदी सल्तनत कायम की जा सकती थी, जिसे जीविश किंगडम का नाम दिया गया था। ये हथियार जहाँ तैयार किया जा रहा था और जहाँ उस पर रिसर्च की जा रही थी, उसका इंचार्ज ब्लैक हेड था, और उसे इस कदर खुफिया रखा गया था कि सार्च एजेंसी के चीफ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, हत्ता के इसराइल के सदर को भी इस बारे में मालूमात हासिल न थी। इस बारे में सिर्फ एक आदमी जानता था, और वो ब्लैक हेड था। इस वक्त ब्लैक हेड का नुमाइंदा खुसूसी कर्नल स्टार्क, जो ब्लैक हेड लेबोरेटरी का सिक्योरिटी इंचार्ज भी था, सार्च हेडक्वार्टर आ रहा था, और वो कर्नल बाग को ब्लैक हेड का कोई खुसूसी पैगाम पहुंचाना चाहता था। कर्नल स्टार्क अक्सर आता जाता रहता था। उसकी यहाँ हेडक्वार्टर में आमद एक खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए होती थी। इस तवील वो अरिस पहाड़ी इलाके से मुलायका मिराना शहर था, खासा बड़ा शहर था। वहाँ एयरपोर्ट भी था और होटल और क्लब भी, इसलिए वहाँ पूरे क्रीमिया से सयाह आते जाते रहते थे। कर्नल स्टार्क मिराना शहर पहुंचकर सार्च हेडक्वार्टर के खुसूसी सैटेलाइट नंबर्स पर, जिसका इल्म सिर्फ उसे ही था, फोन करके अपनी आमद की इत्तला देता, और फिर यहाँ से एक खुसूसी हेलीकॉप्टर मिराना शहर भिजवाया जाता था, और उस हेलीकॉप्टर के जरिए कर्नल स्टार्क यहाँ पहुँच जाता, और फिर कर्नल बाग से गुफ्तगू के बाद उसे इसी अंदाज में वापस मिराना शहर पहुँचा दिया जाता था, जहाँ से वो वापस चला जाता था। कहाँ जाता था और किस तरह जाता था, इसका इल्म किसी को न था। इस वक्त कर्नल गॉश अपने साथियों समेत कर्नल स्टार्क के इस्तकबाल के लिए यहाँ मौजूद था। चूँकि वो अभी हाल ही में यहाँ आया था, इसलिए कर्नल स्टार्क से भी उसकी पहली मुलाकात थी, और आज पहली बार कर्नल बाग ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर ब्लैक हेड
और कर्नल स्टार्क के बारे में बताया था, वरना आज से पहले वो भी इस ब्लैक हेड के बारे में कुछ न जानता था। कर्नल गॉश की नजरें सामने आसमान पर जमी हुई थी और उसके जहन में ब्लैक हेड और कर्नल स्टार्क के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे थे। उसके लाशऊर में कर्नल स्टार्क के नाम से ही खासी हलचल मची हुई थी, क्योंकि उसके लाशऊर में ये नाम मौजूद था और उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि जब वो एक्रीमिया एजेंसी में शामिल हुआ तो उसके साथ एक नौजवान स्टार्क भी शामिल हुआ था और फिर तवील अरसे तक स्टार्क के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात रहे थे। बाज मिशंस में भी उन दोनों ने इकट्ठे काम किया था और फिर स्टार्क अचानक गायब हो गया। सरकारी तौर पर यही बताया गया कि उसे मुस्तकिल इसराइल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद न ही स्टार्क से उसकी मुलाकात हुई थी और न ही फोन पर बात हुई थी। उसके जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ब्लैक हेड का ये नुमाइंदा खुसूसी कर्नल स्टार्क कहीं वो स्टार्क ना हो, लेकिन जाहिर है जब तक वो उसे देख न लेता तब तक वो किसी नतीजे या फैसले पर न पहुंच सकता था। और फिर अचानक वो चौंक पड़ा, क्योंकि दूर आसमान पर एक धब्बा सा नजर आने लग गया था और धब्बे की साख से ही वो समझ गया था कि ये हेलीकॉप्टर है। और फिर थोड़ी देर बाद वो धब्बा वाज़ेह हो गया, वो वाकई हेलीकॉप्टर था जो कर्नल स्टार्क को लेने के लिए भिजवाया गया था। हेलीकॉप्टर करीब आता गया और फिर थोड़ी देर बाद वो एक खुली जगह पर उतर गया तो कर्नल गॉश आगे बढ़ा। उसी लम्हे हेलीकॉप्टर में से एक लंबा तड़ंगा वर्जिश जिस्म और चौड़े चेहरे का मालिक आदमी नीचे उतरा तो कर्नल गॉश ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, क्योंकि वो उसे देखते ही पहचान गया था कि ये वही स्टार्क है जो उसका दोस्त था और बड़े तवील अरसे बाद वो उससे मिल रहा था। हेलो कर्नल स्टार्क, मैं सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल गॉश हूँ, खुश आमदीद। कर्नल गॉश ने आगे बढ़ते हुए कहा, ओ तो आप भी यहाँ पहुँच चुके हैं, वेरी गुड। कर्नल बात के बाद आपसे तफसीली बातचीत होगी, कर्नल स्टार्क ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में कर्नल गॉश से मुसाफा किया था। उसकी आंखों में शनासाई की मखसूस चमक मौजूद थी। थैंक यू, कर्नल गॉश ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो उसे साथ लेकर हेडक्वार्टर में कर्नल बार्क के ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच गया। तशरीफ ले जाइए, कर्नल बार्क आपके मुंतजिर हैं, कर्नल गॉश ने रुकते हुए कहा। आप कहाँ रहेंगे? कर्नल स्टार्क ने पूछा। मैं और मेरे साथी उस वक्त तक यहीं रहेंगे जब तक आप हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, कर्नल गॉश ने जवाब दिया। तो कर्नल स्टार्क ने इस बात में सर हिला दिया और फिर कर्नल बार्क के ऑफिस का दरवाजा खोलकर वो अंदर चला गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो कर्नल गॉश ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसके साथी भी वहाँ मौजूद थे। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी जेब में मौजूद मखसूस फोन की मुतरन्नम घंटी बज उठी तो उसने जल्दी से उसे जेब से निकाल लिया। ये मखसूस फोन था जो आम फोन की तरह इस्तेमाल होता था और उसे हेडक्वार्टर के अंदर बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हेडक्वार्टर से बाहर ये काम न करता था। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो वहाँ कर्नल बार्क का मखसूस नंबर मौजूद था। यस सर, कर्नल गॉश बोल रहा हूँ, कर्नल गॉश ने बटन दबाकर मुअद्दिबाना लहजे में कहा। आप मेरे ऑफिस में आ जाए। दूसरी तरफ से कर्नल बार्क की सर्द आवाज सुनाई दी। यस सर, कर्नल गॉश ने कहा और फोन बंद करके उसने जेब में डाल लिया और फिर कर्नल बार्क के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और फिर दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुलता चला गया और वो अंदर दाखिल हुआ। कम इन कर्नल, कर्नल बार्क ने कहा और फिर एक तरफ मौजूद खाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। साइड पर मौजूद दूसरी कुर्सी पर कर्नल स्टार्क बैठा हुआ था, जबकि वसी ऑफिस टेबल के पीछे कर्नल बार्क मौजूद था। थैंक यू सर, कर्नल गॉश ने कहा। हमने आपको इसलिए कॉल किया है कि ब्लैक हेड तक ये इत्तला पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सार्ज हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए यहाँ किसी भी लम्हे पहुंचने वाली है, क्योंकि ये इत्तला भी मिल चुकी है कि चीफ मार्शल और उसके नायब क्राउन सबको हलाक कर दिया गया है और अब ये लोग किसी भी लम्हे मेराना शहर पहुंच सकते हैं और फिर मेराना से वो यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि चीफ मार्शल एक बार यहाँ आ चुके हैं। इसलिए हो सकता है कि चीफ मार्शल को हलाक करने से पहले उन्होंने चीफ मार्शल से यहाँ के बारे में सब कुछ मालूम कर लिया हो। कर्नल बार्क ने मुसलसल बोलते हुए कहा, जनाब, मुझे और मेरे सेक्शन को यहाँ कॉल ही इसलिए किया गया है कि हम इन पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा करें। आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेराना शहर से निकलकर स्पेशल एरिया में दाखिल होते ही न सिर्फ वो हमारी नजरों में आ जाएंगे, बल्कि हम उन्हें किसी भी जगह एक बटन प्रेस करके हलाक कर सकते हैं। इसलिए इस बारे में किसी तशवीश की जरूरत नहीं है, कर्नल गॉश ने सर्द लेकिन यकीनी लहजे में कहा। मुझे तफसील बता दी गई है और मैं ये तफसील ब्लैक हेड तक पहुंचा दूंगा, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात करने पर मजबूर हूँ कि ये एजेंट दुनिया के इंतहाई खतरनाक इंसान है। अब आप देखें कि उन्होंने सार्च एजेंसी का खात्मा कर दिया है। जाली हेडक्वार्टर ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया था, वो भी तबाह कर दिया गया है। हत्ता कि उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन को भी हलाक कर दिया है और अब आखिर में चीफ फोर मार्शल भी उनके हाथों हलाक हो गया है। इसलिए ये आम एजेंट नहीं है। और सबसे ज्यादा फिक्र और तशवीश ब्लैक हेड को इस बात पर है कि अगर ब्लैक हेड के मंसूबे के बारे में उनके कानों में भनक भी पड़ गई तो ये सबके लिए इंतहाई खतरनाक होगा।
ये हेडक्वार्टर तो दोबारा बनाया जा सकता है, लेकिन ब्लैक हेड की वसी वो अरिस लेबोरेटरी दोबारा नहीं बनाई जा सकती और न ही हलाक होने वाले साइंसदानों और उनके माविनीन को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। इसलिए हमें हर सूरत में इन लोगों का खात्मा करना है। कर्नल स्टार्क ने कहा, जनाब, जब कोई जानता ही नहीं कि ये लेबोरेटरी कहाँ है तो फिर उन्हें कैसे इत्तला मिल जाएगी? कर्नल बार्क भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, फिर आपको क्या परेशानी है? कर्नल गॉश ने तेज लहजे में कहा, बहरहाल आप उन्हें यकीनी तौर पर हलाक कर दे, ये इंतहाई जरूरी है। कर्नल स्टार्क ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, ऐसा ही होगा। कर्नल गॉश ने जवाब दिया, ओके, आप जा सकते हैं। कर्नल बार्क ने कहा तो कर्नल गॉश उठ खड़ा हुआ। उसने फौजी अंदाज में सैल्यूट किया और वापस मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया, जहां उसके साथी बड़े चौकन्ना अंदाज में खड़े थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और कर्नल स्टार्क बाहर आ गया। आओ कर्नल, कहीं बैठते हैं, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, फिर शायद हो ना हो। कर्नल स्टार्क ने बड़े बेतकल्लुफाना लहजे में कहा, हाँ आओ। कर्नल गॉश ने भी मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो उसे साथ लेकर अपने ऑफिस में आ गया। तुमने कब से ब्लैक हेड ज्वाइन किया है? कर्नल गॉश ने शराब की बोतल खोलकर 2 गिलासों में शराब उंडेलते हुए कहा, जब तुम्हारे साथ था। कर्नल स्टार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम्हारा वहाँ क्या काम है। कर्नल गॉश ने शराब का घूंट लेते हुए मुस्कुराकर कहा, क्या मतलब? कर्नल स्टार्क ने चौंक कर पूछा, जब दुनिया में किसी को ब्लैक हेड के बारे में मालूम ही नहीं है तो फिर उसकी सिक्योरिटी का क्या फायदा? कर्नल गॉश ने कहा तो कर्नल स्टार्क बेख्तियार हंस पड़ा। वहाँ सप्लाई जाती है, मशीनरी, साइंसी सामान, खाना पीना, वहाँ औरतें भी ले जाई जाती हैं, साइंसदानों के लिए, उनके माविनीन के लिए। वहाँ से साइंसदान छुट्टियों पर जाते हैं। वो सब कुछ होता है जो आम लेबोरेटरियों में होता है, इसलिए लीकेज का खतरा तो बहरहाल रहता है। कर्नल स्टार्क ने शराब पीते हुए कहा, तो आप लोगों ने इसे आम सी लेबोरेटरी का रूप दे रखा है, जैसी पूरी दुनिया में लेबोरेटरियां होती हैं। कर्नल गॉश ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में ब्लैक हेड के 2 हिस्से हैं। एक को फ्रंट लेबोरेटरी कहा जाता है, ये आम सी लेबोरेटरी है और वहाँ वही सब कुछ होता है जो आम सी लेबोरेटरियों में होता है। लेकिन दूसरा हिस्सा बैक लेबोरेटरी कहलाता है। ये खुफिया और ज़ेर जमीन है। ऊपर घना जंगल है और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। चारों तरफ गहरा समंदर है और लेबोरेटरी के गेट चारों तरफ बड़ी बड़ी और घनी झाड़ियां हैं, इंतहाई कांटेदार और खतरनाक झाड़ियां। उन झाड़ियों में इंतहाई खौफनाक जहरीले सांप और असदे कसीर तादाद में रहते हैं, इसलिए कोई उन्हें क्रॉस नहीं कर सकता। कर्नल स्टार्क ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि दोनों लेबोरेटरियां एक ही जगह मौजूद है, ऊपर फ्रंट लेबोरेटरी और नीचे बैक लेबोरेटरी? कर्नल गॉश ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रंट लेबोरेटरी उस जगह है जहाँ से जजीरे का आगाज होता है, जबकि बैक लेबोरेटरी समंदर के अंदर उस छोटे से टापूनुमा जजीरे में जेर जमीन है। कर्नल स्टार्क ने जवाब दिया, तुम कहाँ होते हो, फ्रंट लेबोरेटरी में या बैक लेबोरेटरी में? कर्नल गॉश ने पूछा, मैं फ्रंट लेबोरेटरी में होता हूँ। बैक लेबोरेटरी कतई महफूज है, न आसमान से और न ही जमीन से उस तक पहुंचा जा सकता है। कर्नल स्टार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कोई ना कोई तो वहाँ आता जाता होगा। कर्नल गॉश ने कहा, हाँ, फ्रंट लेबोरेटरी का वहाँ मुस्तकिल राब्ता रहता है और मखसूस अफराद आबदोस के जरिए वहाँ आते जाते रहते हैं। वैसे वहाँ एक छोटा सा हेलीपैड भी है, इसलिए खुसूसी हेलीकॉप्टर भी वहाँ उतरते और चढ़ते रहते हैं। वहाँ डॉज देने के लिए उस टापू पर मौसम को चेक करने वाला और समंदर में आने वाले तूफानों का पेशगी पता चलाने के लिए जदीद तरीन रडार भी मौजूद है। लेकिन वहाँ काम करने वालों को भी इसका इल्म नहीं है कि उनके कदमों के नीचे क्या हो रहा है। कर्नल स्टार्क ने कहा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? वहाँ उस अड्डे की मौजूदगी तो रिस्की है। कर्नल गॉश ने हैरत भरे लहजे में कहा, जरूरत है क्योंकि ये इलाका जुनूबी बाहर ओकियानूस में खतर इस्तवा पर वाक़ है, इसलिए वहाँ इंतहाई खौफनाक तूफान आते रहते हैं। और ब्लैक हेड लेबोरेटरी में जो काम हो रहा है उसमें मामूली सी नमी की ज्यादती भी काम को खराब कर सकती है और खौफनाक समंदरी तूफान नमी को बढ़ा देते हैं, इसलिए इन तूफानों के दरमियान हमें मशीनरी बंद रखनी पड़ती है। कर्नल स्टार्क ने जवाब दिया, ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ। बहरहाल तुम वहाँ खुश तो होगे। कर्नल गॉश ने कहा, हाँ, मुझे वहाँ हर खुशी और सहूलत मैसर है। अब मुझे इजाजत दो, ये खतरा खत्म हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें वहाँ फ्रंट लेबोरेटरी में ले जाओ। अब मुझे इजाजत। कर्नल स्टार्क ने उठते हुए कहा, बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर कर्नल स्टार्क, बड़े तवील अरसे बाद मुलाकात हुई है, अब ऐसा जल्द अज जल्द होता रहेगा। कर्नल गॉश ने कहा और फिर वो दोनों कमरे से निकलकर हेलीपैड की तरफ बढ़ते चले गए। इन पाकिस्तानी एजेंटों से होशियार भी रहना कर्नल गॉश, और उन्हें हर सूरत में हलाक भी कर देना, क्योंकि उनसे असल खतरा ब्लैक हेड को है। ये हेडक्वार्टर सार्क की नजरों में कोई अहमियत नहीं रखता। इस जैसे हजारों हेडक्वार्टर और बनाए जा सकते हैं, लेकिन ब्लैक हेड दोबारा नहीं बन सकता। और ये लोग दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट समझे जाते हैं। हाथ मिलाते हुए कर्नल स्टार्क ने कहा, तुम बेफिक्र रहो कर्नल,
इनकी मौत मेरे हाथों ही मुकद्दर है। कर्नल गॉश ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। विश यू गुड लक, कर्नल स्टार्क ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। चंद लम्हों बाद हेलीकॉप्टर फिजा में उठकर उनकी नजरों से गायब हो गया तो कर्नल गॉश ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। डेविड, तुम मेरे ऑफिस में आओ, बाकी साथी यहीं रहेंगे और हर तरफ से चौकन्ना रहेंगे, कर्नल गॉश ने अपने एक साथी से कहा और फिर वापस हेडक्वार्टर की तरफ आ गया। डेविड उसके पीछे था जबकि बाकी साथी वहीं खड़े रह गए थे। बैठो डेविड, कर्नल गॉश ने अपने ऑफिस पहुंचकर मेज के पीछे अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा और डेविड मेज की दूसरी साइड पर मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। डेविड, ये इत्तला मिली है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने चीफ मार्शल को हलाक कर दिया है और चीफ मार्शल यहाँ आ चुके हैं, इसलिए हो सकता है कि इन लोगों ने चीफ मार्शल से यहाँ के बारे में मालूमात हासिल कर ली हो। कर्नल गॉश ने कहा, अगर ऐसा है बॉस तो फिर हमें इस सिलसिले में बाकायदा मंसूबाबंदी करनी चाहिए। ये लोग वाकई इंतहाई खतरनाक हैं, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये लोग यहाँ आने से पहले लामहला मीराना शहर पहुँचेंगे। इत्तला के मुताबिक उनकी तादाद 6 है, जिनमें 2 औरतें और 4 मर्द शामिल है, जबकि मीराना में हमारा कोई आदमी मौजूद नहीं है। तुम अपने 2 साथियों को लेकर मीराना पहुंच जाओ और वहां उन्हें चेक करके उनके बारे में मालूमात मुझे मुहैया करते रहो, ताकि ये लोग यहाँ आने का जो तरीका भी इख्तियार करे हमें उस बारे में मालूमात पहले से मिल जाए। कर्नल गॉश ने कहा, बॉस, असल बात ये सोचने की है कि वो इन पहाड़ियों में दाखिल होने का क्या तरीका इख्तियार करेंगे। लाजमी बात है कि वो यहाँ पैदल तो किसी सूरत नहीं पहुँच सकते, क्योंकि जैसे ही वो स्पेशल एरिया में दाखिल होंगे उन्हें स्क्रीन पर चेक कर लिया जाएगा और आसानी से उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत में अगर वो किसी हेलीकॉप्टर पर आएंगे तो उन्हें हेलीकॉप्टर समेत फिजा में ही तबाह कर दिया जाएगा। तीसरी कोई सूरत नहीं है, क्योंकि इन पहाड़ियों की साख ऐसी है कि इनमें जीप का कोई रास्ता ही नहीं है, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। इसी बात पर तो मैं परेशान हूँ और तुम्हें वहाँ भिजवाना चाहता हूँ कि वो यहाँ किस तरह आने की मंसूबाबंदी करेंगे। उनके बारे में मशहूर है कि वो सबसे अलग और अनोखा मंसूबा बनाते हैं। कर्नल गॉश ने कहा, ठीक है सर, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। डेविड ने कहा, ओके, जाकर अपने 2 साथियों को तैयार करो। मैं मशीन रूम में इत्तला देता हूँ कि तुम्हारे लिए छोटा हेलीकॉप्टर भिजवा दिया जाए और चेकिंग ऑफ कर दी जाए। नंबर 5 ट्रांसमीटर साथ ले जाना, कर्नल गॉश ने कहा और डेविड उठकर खड़ा हो गया। उसने सलाम किया और वापस मुड़ गया। मीराना खासा बड़ा शहर था। शहर की शुमाली तरफ वीरान और बंजर पहाड़ी इलाका था, जिसे मीराना कहा जाता था। पहले ये एक आम सा छोटा पहाड़ी कस्बा था, लेकिन इसके जुनूब मशरिक में किसी कदीम तहजीब के आसार मिल गए और फिर इन आसार और इस कदीम तहजीब की पूरी दुनिया में इस कदर शोहरत हुई कि दुनिया के हर कोने से लोग इस तहजीब के आसार देखने के लिए जुग दर जुग आना शुरू हो गए। उसके साथ ही ये शहर भी बड़ा होने लग गया और अब यहाँ एक छोटा एयरपोर्ट भी मौजूद था और बेशुमार क्लब और होटल भी मौजूद थे। यहाँ रहने वालों से ज्यादा सयाहों की कसरत थी। इनमें बाचानी सयाह सबसे ज्यादा थे। इमरान भी अपने तमाम साथियों समेत इस वक्त मीराना के एक होटल के कमरे में मौजूद था। चीफ मार्शल को उन्होंने स्पेशल पॉइंट पर आने के बाद घेर लिया था। चीफ मार्शल अकेला ही आया था, इसलिए उसे आसानी से बेहोश करके इमरान ने उसे कुर्सी से बांधकर होश दिलाया और फिर इमरान ने उसके नथने काटकर उसकी पेशानी पर उभर आने वाली रग पर जरबे लगाकर उसके लाशऊर से सब कुछ उगलवा लिया। इस दौरान सफदर, तनवीर और जूलिया भी सार्थ के मशीन रूम को तबाह करके स्पेशल पॉइंट पर पहुंच गए थे, क्योंकि चीफ मार्शल ने कंफर्म कर दिया था कि सार्थ का हेडक्वार्टर मीराना के पहाड़ी इलाकों में है और उसके हिफाजती इकदाम के बारे में भी बता दिया था। इसलिए वो इस सिलसिले में बातचीत में मसरूफ थे। कमरे को इमरान ने पहले ही खुसूसी गायकर से चेक कर लिया था। कमरे में कोई ऐसी डिवाइस मौजूद नहीं थी जिससे बातचीत सुने जाने का खदशा हो सकता था, और वैसे भी कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए वो सब खुलकर बातें करने में मसरूफ थे। इमरान साहब, अब हम असल मिशन की हुदूद में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए प्लीज आप तफसील से हमें बताएं कि हमें क्या करना होगा, सालेह ने कहा तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तफसील तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सार्च हेडक्वार्टर के बारे में जो कुछ मैंने चीफ मार्शल से मालूम किया है, उसके मुताबिक मीराना शहर के शुमाल में जो वसी पहाड़ी इलाका मीराना है, वहाँ ये हेडक्वार्टर जेर जमीन बनाया गया है और इन तमाम बंजर पहाड़ियों पर हर जगह ऐसे आलात नस्ब है जो सैटेलाइट से मुंसलिक है और सैटेलाइट के जरिए वसी पैमाने पर चेकिंग की जाती है। इस स्पेशल एरिया में जो आदमी भी दाखिल होता है उसे रेस अटैक के जरिए फौरी तौर पर हलाक कर दिया जाता है और फिजाई तौर पर भी इस इलाके को डेंजर जोन करार दिया जा चुका है। इस पहाड़ी इलाके के ऊपर से कोई जहाज या कोई हेलीकॉप्टर क्रॉस नहीं कर सकता, वरना उसे बगैर किसी नोटिस के फिजा में ही तबाह कर दिया जाता है और हमने वहाँ यकीनन पहुँचना भी है और उसे तबाह भी करना है। इमरान ने अपने मामूल के खिलाफ तफसील से बात करते हुए कहा, ये सब कुछ जानने के बाद आपने क्या प्लान बनाया है? सालेहा ने ही कहा,
बाकी सब साथी खामोश बैठे हुए थे। प्लान क्या बनाना है, बस चल पड़ेंगे, फिर जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा वही होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो सालिया का चेहरा यकलक सुर्ख हो गया। मेरा ख्याल है कि मुझे आप सबको छोड़कर वापस चला जाना चाहिए। आप शायद मुझ पर एतमाद नहीं करते, इसलिए कुछ नहीं बताते। सालिया ने गुस्सीले लहजे में कहा, इमरान साहब ने अभी सब कुछ बताया तो है, अब तुम लोग बच्चों की तरह पूछने बैठ जाओ तो वो क्या बताए। इस बार सफदर ने कदरे सख्त लहजे में कहा, अरे अरे आपस में मत लड़ो, अभी ये लड़ाई कबलज वक्त है। मैं बता देता हूँ, जाहिर है कि चीफ मार्शल की हलाकत की इत्तला मीराना पहुंच चुकी होगी। यहाँ खुसूसी तौर पर किसी कर्नल गौर्ज को हमारे खिलाफ तैनात किया गया है, और चूंकि ये मीराना शहर ही इस तमाम पहाड़ी इलाके से मुलाहिका वाहिद शहरी आबादी है, इसलिए लामहल्ला कर्नल गौर्ज ने हमारी यहाँ आमद को चेक करने के लिए यहाँ अपने आदमी तैनात किए हुए होंगे, ताकि उसे पेशगी इत्तलात मिल सके। अगर ये आदमी हमारे हाथ लग जाए तो इससे महफूज रास्ता मालूम किया जा सकता है, जिस रास्ते से वो चलकर यहाँ आया होगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब, एक दो आदमियों को हम कैसे पहचान सकते हैं, और हमारे लिए तो उनके पास सिर्फ तादाद की ही निशानी होगी। सफदर ने कहा, हम तो उन्हें किसी सूरत नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं और उनके सरों पर सींग तो बहरहाल नहीं होंगे। लेकिन यहाँ एक ग्रुप ऐसा है जिसका यहाँ इस शहर पर होल्ड है। इस ग्रुप के पास ऐसी मशीनरी है कि ये किसी भी चेकिंग करने वाली मशीनरी को सैटेलाइट के जरिए चेक कर लेती है। उसके जुम्मे मैंने लगा दिया है, जैसे ही वो उन्हें चेक करेंगे हमें ये इत्तला मिल जाएगी। इमरान ने कहा, आपने कब राब्ता किया है? आप तो हमारे साथ ही रहे हैं। सालिया ने हैरान होकर कहा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर खुद मेकअप का खुसूसी सामान लेने गया था। इमरान ने कहा तो सालिया ने बेख्तियार इस्बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, आप तो शायद यहाँ पहली बार आए हैं, आपको इस ग्रुप का इल्म कैसे हो गया? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैंने चीफ मार्शल के लिबास की तलाशी ली थी, उसकी जेबों में से और सामान के अलावा एक डायरी भी मिली थी। उस डायरी में इस ग्रुप के बारे में एक फोन नंबर दर्ज था। शायद चीफ मार्शल ने कभी किसी काम के लिए इस ग्रुप की खिदमत हासिल की थी, और उस काम की कामयाबी पर उसने डायरी में इस ग्रुप के बारे में न सिर्फ तफसील लिखी थी बल्कि उसकी तारीफ भी की थी। चुनांचे मैंने यहाँ पहुंचकर उनसे राब्ता किया, और चूंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं इसलिए उन्होंने न सार्स की परवाह की और न ही कर्नल गौर्ज की, सिर्फ रकम की बात की, वो मैंने उन्हें अदा कर दी। इमरान ने कहा तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। उसी लम्हे पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। रोस्टर फ्रॉम ब्लैक एरो क्लब। दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई थी। यस, क्या रिपोर्ट है? कुछ मालूमात हासिल हुई है या नहीं? इमरान ने अपने साथियों की तरफ मानी खेज नजरों से देखते हुए कहा, और वो समझ गए कि ये उसी ग्रुप की कॉल है जिसका जिक्र अभी इमरान ने किया था। यस सर, 3 आदमी ट्रेस किए गए हैं जिनके पास इंतहाई जदीद तरीन निगरानी के आलात हैं। खास तौर पर क्रॉस डिजिटल 11 भी उनमें से एक आदमी के पास मौजूद हैं। इससे ये लोग वसी एरिया में मखसूस अल्फाज बोलने वालों को चेक कर सकते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। कहाँ ये लोग और उनकी तफसील क्या है? इमरान ने होंठ चबाते हुए अंदाज में पूछा। ये 3 अफराद है और इस वक्त ये तीनों कार्टी क्लब के स्पेशल हॉल में मौजूद है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। मजीद तफसीलें उनके बारे में? इमरान ने पूछा। आप कार्टी क्लब के सामने पहुंच जाए, हमारा आदमी आपको वहाँ उन तीनों की सैटेलाइट तस्वीर मुहैया कर देगा। इस वक्त आप जिस होटल में मौजूद हैं वहाँ से मगरिब की तरफ तकरीबन 10 मिनट की पैदल वॉक पर कार्टी क्लब मौजूद है। रोस्टर ने जवाब दिया। लेकिन क्या हमारे वहाँ पहुँचने तक ये लोग वहीं रहेंगे? इमरान ने कहा। उन्होंने कार्टी क्लब के जनरल मैनेजर कार्टी से मिलना है, और कार्टी हाई पावर असले की स्मगलिंग का सबसे बड़ा नाम है। वो किसी पार्टी से मुआहदा करने गया हुआ है और उसकी वापसी 2 घंटे बाद होगी। उस वक्त तक ये तीनों कार्टी क्लब में ही रहेंगे। रोस्टर ने जवाब दिया। ओके ठीक है, शुक्रिया, इमरान ने कहा, और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। चूंकि रोस्टर का नाम सुनते ही उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज उसके साथी भी आसानी से सुन रहे थे। इमरान, ये कोई ट्रैप लगता है। इमरान के रिसीवर रखते ही जूलिया ने बेसाख्ता कहा, तो इमरान के साथ बाकी साथी भी जूलिया की बात सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े। ट्रैप? क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमाया हो गए थे। जिस अंदाज में ये रोस्टर बात कर रहा था और जो कहानी उसने सुनाई है, मुझे तो ये सब मसनूई लगा है, और तुमने उन्हें प्रोफेशनल कहा है। इसलिए हो सकता है कि उन लोगों से तुमसे भी ज्यादा रकम ले ली हो और सार्ज को भी बता दिया हो। इस तरह ये दोनों तरफ से सच्चे हो जाएंगे, जूलिया ने कहा। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये हमें उनके बारे में इत्तला ही ना करते, बल्कि उल्टा उन्हें हमारे बारे में बता देते, इमरान ने कहा। वो अपनी साख न कमाना चाहते होंगे, जूलिया ने कहा। इमरान साहब, मिस जूलिया दुरुस्त कह रही है, हमें बहरहाल मोहतात और चौकन्ना रहना चाहिए, सफदर ने कहा। हाँ,
जूलिया की बात सुनकर मेरे जहन में भी खतरे की घंटी बज उठी है। और अगर जूलिया ये बात ना करती तो हो सकता था कि हम पके हुए फलों की तरह उनकी झोली में जा गिरते। इमरान ने कहा तो जूलिया का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। फिर आपने क्या सोचा है? सफदर ने कहा। अगर जूलिया का आइडिया दुरुस्त है तो फिर जिस तरह उनकी तादाद हमें बताई गई है इसी तरह हमारी तादाद भी उन्हें बताई गई होगी। ये भी हो सकता है कि हमारी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी उन्हें पहुंचाई जा रही हो। इसलिए पहले हम सब ने मास्क मेकअप करने हैं, फिर हम वहां पहुंचेंगे। इमरान ने कहा। इमरान साहब, उनसे आपने तफसीली बातचीत करनी है। सिर्फ रास्ता मालूम करना है और न सिर्फ रास्ता मालूम करना है बल्कि उसकी तफसीलात भी मालूम करनी है। और ये काम वहाँ क्लब में नहीं हो सकता और हम उन्हें यहाँ होटल में भी नहीं ला सकते। इसलिए हमें पहले किसी रहायशगाह का बंदोबस्त करना होगा। कैप्टन शकील ने कहा। रिहायशगाह हासिल करने में बहुत देर हो सकती है और हमने ये काम फौरी करना है। उन 3 में से उनका जो इंचार्ज होगा उसे अगवा करके किसी सुनसान इलाके में ले जाना होगा, जबकि बाकी 2 आदमियों का खात्मा करना होगा। इसलिए किसी भी पार्किंग से एक कार हासिल करना होगी। और ये बात भी मुसल्लमा है कि हर क्लब का कोई ना कोई खुफिया रास्ता उसके उकबी से लाजमन होता है। इसलिए मैं और जूलिया पहले क्लब के अंदर जाएंगे। हमसे कुछ देर बाद कैप्टन शकील और सालेहा हमारे पीछे अंदर जाएंगे और हमारी निगरानी करेंगे, जबकि सफदर और तनवीर पहले उकबी रास्ता तलाश करेंगे। फिर तनवीर किसी करीबी पार्किंग से कार उड़ाकर उस उकबी रास्ते पर ले आएगा। और ये भी सुन लो कि सबने उस कार में सवार नहीं होना। सिर्फ मैं और तनवीर उस कार में किसी वीरान इलाके में जाएंगे, जबकि बाकी सब वहाँ से सिटी पार्क पहुँच जाएंगे। हम भी उस आदमी से मालूमात हासिल करके सिटी पार्क पहुँच जाएंगे। इमरान ने बाकायदा सिपा सालार की तरह हिदायत देते हुए कहा तो सबने इस्बात में सर हिला दिए। ओके, उठो जूलिया, हम तो चले। हमने क्लब के पास पहुंचकर वहां से उन तीनों की तस्वीर हासिल करनी है, इमरान ने कहा। और उसके साथ ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ तो जूलिया भी सर हिलाती हुई उठकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों क्लब से बाहर निकलकर पैदल ही मगरिब की तरफ बढ़ते चले गए। फुटपाथ पर काफी लोग थे। वो दोनों इत्मीनान से आगे बढ़े चले जा रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनके उकब में कैप्टन शकील और सालेहा भी आ रहे होंगे। और फिर वाकई 10 मिनट के बाद उन्होंने सामने 2 मंजिला इमारत पर मौजूद जहाजी साइज के बोर्ड पर कार्टी क्लब का नाम पढ़ लिया। वो दोनों उस क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़े ही थे कि एक सुतून की ओट में मौजूद एक आदमी तेजी से उनकी तरफ लपका।